नमस्कार दोस्तों। 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20, 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि प्रातः 11 AM पर एक साथ बजती हैं तो अब एक साथ कब बजेंगी। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करने हैं। देखो, सबसे पहले क्या काम करते हैं, 15, 20 और 30 तीनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। तीनों का एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, 60। ठीक है, 60 आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये क्या है, 60 मिनट है। 60 मिनट यानी कि 1 आवर्स। ठीक है, 1 आवर्स आ गया तो क्या है, 11 बजे यानी कि 11 बजे एक साथ बजती हैं। तो क्या करेंगे, 11 AM। ठीक है, इसमें क्या जोड़ देंगे, 1 घंटा जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी, यानी कि 11 + 1 तो 12 बजे दोपहर को एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 नून। ठीक है, आ गया समझ में। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 15, 20 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का आपको तरीका होगा। तरीका देखो, 15, 20 और 30, इसको इस तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले छोटी संख्या से कर लो या फिर बड़ी से कर लो। ठीक है, सबसे छोटी से करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, वापिस से 15, 5, 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से 5, 5, 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 से 1, 1, 1, 5 ये 15, 15 दूनी 30, दूनी 60। तो ये अपने पास क्या आया था, 60। ठीक है, ये मिनट में आ गया। तो 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा। 1 घंटा होता है, तो ये क्या है, 11 बजे एक साथ बजती हैं। ठीक है, एक साथ बजेंगी तो 11 में ये क्या है, 1 घंटा जोड़ देंगे तो क्या है, 12 बजे। 12 बजे दोपहर के बजेंगी एक साथ, तो हमारे आंसर क्या है, 12 नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे एक साथ बजेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब अगला लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो। हम इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सीता ने प्राप्त किए अंक, कितने अंक प्राप्त किए, 20%। और फेल कितने से हो गई, फेल हो गई कितने से हो गई, 72 अंक। 72 अंकों से वह फेल हो गई। उत्तीर्णांक क्या दे रखा अपने पास है, 30% है, यानी कि अपने पास उत्तीर्णांक कितना दे रखा, 30% दे रखा। उसने कितने प्राप्त किए हैं, उसने 20% अंक प्राप्त किए हैं। तो कितने अंकों से फेल हो गई, यानी कि 10%। 10% से फेल हो गई। और अंक कितने अंकों से फेल हुई, 72 से हुई वो। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये उत्तीर्णांक और में से प्राप्तांक, यानी कि इसने ये सीता ने 20% अंक प्राप्त किए और चाहिए कितने, 30% है। तो अपन क्या करेंगे, 30 - 20% है, तो बराबर क्या आ गया अपने पास, 10%। तो 10% आने के बाद क्या करेंगे, 72 अंकों से फेल हो गई तो क्या है, 100/10 गुणा 72। 72 अंकों से क्या फेल हो गई, तो 0 से 0 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 720। 720। तो कुल पूर्णांक पूछा था, कुल पूर्णांक क्या आ जाएगा,
720। एक तरीका तो ये है, ठीक है। इसमें तो कॉपी पेन उठाने की जरूरी नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं, परंतु मैंने आपको विस्तार से बताया। अब क्या है, दूसरा तरीका और बताते हैं। देखो दूसरा तरीका और बताते हैं हम आपको, वो और देख लीजिए कि 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से, तो क्या है 20x अपॉन 100। कितने अंक और आते तो वो पास होती 72 अंक, तो वो 32 में क्या जुड़ जाएंगे, बराबर उत्तीर्णांक कितना 30x बटे 100, ठीक है। इसमें कुल पूर्णांक क्या मानना था हमने, x मानना कुल पूर्णांक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 20x अपॉन, इसमें लघुत्तम लेंगे तो इसके क्या आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा लघुत्तम है, तो ये 20x तो यूं के यूं, प्लस में क्या है वो एक बार तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर गुणा कर देंगे तो 7200 बराबर 30x बट्टे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। ये इक्वल में है तो ये तो कट जाएंगे, तो 20x प्लस 7200 बराबर 30x। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके इधर ले जाएंगे, तो क्या करेंगे 30x माइनस 20x बराबर क्या आ जाएगा 7200, ठीक है। 10x बराबर क्या आ जाएगा 7200, x बराबर क्या है 7200 बटे में 10, तो 0 से 0 कटने, तो x बराबर क्या आ जाएगा 720। तो पूर्णांक भी क्या आ जाएगा, कुल पूर्णांक पूछा तो कुल पूर्णांक क्या आ जाएगा 720। तो हमने दो तरीकों से आपको बता दिया, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे तो उस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। दोनों तरीके आपके हम बता दिया, देख लेना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 3। देखो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या है, चीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे कि सीता ने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि 180, ठीक है 180, और वह 30 अंकों से फेल कितने से हो गई, फेल 30 यानी कि 30 अंकों से फेल हो गई, ठीक है। यानी कि उसको 30 अंक और मिल जाते तो वह क्या हो जाती, पास हो जाती। तो 30 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाती। तो सीता को कितने चाहिए थे, यानी कि 180 प्लस 30 यानी कि 210 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाती, वो पास हो जाती। यानी कि 210 अंक और मिलते ही वह क्या हो जाती, पास। तो पूछा कि यानी कि उत्तीर्णांक 30% हो, यानी कि उत्तीर्णांक यदि 30% हो तो कुल पूर्णांक ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, उत्तीर्णांक कितने हैं 30%, ठीक है। तो क्या करेंगे 30 यानी कि 210 अपॉन 30 गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। यानी कि या तो 30 से काटोगे तो 7 बार कट जाएंगे, यदि 0 से 0 काटोगे तो वही बात है, 3 7 21 फिर भी वही बात है। तो क्या आ जाएगा, 7 से 100 को गुणा करेंगे तो 700, पूर्णांक क्या आ जाएगा अपने पास 700। देखो यदि किसी को समझ में नहीं आया तो वापिस देख लो। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा कुल पूर्णांक ज्ञात करो। देखो सीता ने कितने अंक प्राप्त किए, 180 अंक प्राप्त किए, फेल कितने से हो गई, 30 अंकों से। यदि 30 अंक और उसके आ जाते तो वह क्या हो जाती, पास हो जाती। तो 180 प्लस 30 बराबर 210 अंक और आ जाते तो वह क्या हो जाती, पास हो जाती। तो क्या पूछा है कि कुल पूर्णांक ज्ञात करो। यदि उत्तीर्णांक 30% हो तो क्या कुल पूर्णांक यानी कि 210 बटे में उत्तीर्णांक कितने 30% गुणा 100, ठीक है। 30 से 7 बार काटोगे तो क्या हो जाएगा 210
फिर क्या है 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 700। ये अपना क्या है कुल पूर्णांक। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी किस अनुपात में प्रति किलो 15 रुपए और 20 रुपए की दर वाली चाय पत्ती मिलाकर वह प्रति किलो में 16.5 रुपए पाएगा। यानी कि देखो एक पंसारी है, उसको क्या है 15 रुपए और 20 रुपए वाली दर की, यानी कि पहले 15 रुपए और 20 रुपए वाली चाय पत्ती को मिलाकर वह क्या करता है 16.5 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें क्या पूछा है कि किस अनुपात में, यानी कि उसने अनुपात पूछा है कि यानी कि 15 रुपए और 20 रुपए वालियों को दोनों को मिलाकर बेचे तो वह किस अनुपात में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि इसमें 15 रुपए और इसमें 20 रुपए। ठीक है, इन दोनों को क्या है, दोनों को मिलाकर बेचता है, दोनों को 16.5। ठीक है, इनको इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या है 16.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे तो वह किस अनुपात में, अनुपात पूछा। ठीक है, तो इसमें से ये घटाएंगे तब क्या आएंगे 3.5 और इसमें से ये घटाएंगे तब क्या आएगा 1.5। ठीक है, ये अपने पास आ जाएंगे। तो वह किस अनुपात में, तो क्या करेंगे 3.5 और 1.5। यदि इन दोनों के यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो क्या से, यानी कि 10 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 35 और 15। ठीक है, तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15 और 5 7 35। तो अनुपात क्या आ जाएगा 7:3। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एक पंसारी है वो क्या है किस अनुपात में, यानी कि किस अनुपात में प्रति किलो 15 रुपए और 20 रुपए दर वाली चाय पत्ती मिलाकर वह प्रति किलो 16.5 रुपए पाएगा। यानी कि वह दोनों को मिलाकर 16.5 रुपए के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 15 रुपए और 20 रुपए। ठीक है, अपने पास दो प्रकार से खरीदी उसने 15 रुपए और 20 रुपए। तो इसको क्या है दोनों को मिलाकर किस ये इसमें बेचता 16.5 में। ठीक है, तो इसमें से ये घटाएंगे 20 में से 16.5 गए 3.5 बच गए और 16.5 में से 15 घटाएंगे तो 1.5 बच जाएंगे। ठीक है, दोनों का ये अनुपात आ जाएगा, अनुपात में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या इन दोनों को काटेंगे तो ये क्या 7:3 में आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देता। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो कितना ब्याज अर्जित करेगा। यानी कि इसमें क्या पूछा है ब्याज। तो इसको सबसे शॉर्ट विधि से करते हैं। देखो कितने रुपए जमा किए रुपये कितने 3125 रुपए। ठीक है, और कितना यानी कि 5 साल के लिए, 5 साल के लिए और 8% साधारण ब्याज। ठीक है, 5 साल के लिए 8% साधारण ब्याज के लिए रखे। तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि अपने पास इसको और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा 40। ठीक है, 40 हो जाएगा। तो इसको सबसे शॉर्ट तरीका क्या है 3125
मल्टीप्लाई 40 गुणा 100। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप, यानी कि 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, अब इनको करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, फिर 5 से 30, इसको करेंगे 5 6 का 30, बच गए 5 दूनी 10, 5 5 25, तो कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 1250 रुपए क्या आ जाएंगे अपने पास ही है। ठीक है, कैसे करेंगे कि कितने रुपए जमा किए, 3125 रुपए जमा, कितने किए, 3125, 5 साल के लिए किए, और कितने साधारण ब्याज पे 8%। तो क्या करेंगे, ठीक है, साधारण ब्याज पे किए तो क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 40 आ जाएगा। 3125 गुणा में 40 अपॉन 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, ये 2 से 2 और 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 5 6 का 30, बच गए 2, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो इसको क्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 0, 2 दूनी 4, 1 5, और 6 दूनी 12, तो क्या आ गए 1250। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अब अपना क्वेश्चन है 6 नंबर। सलोनी 450 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी कि सलोनी है वो 450 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, यानी कि उसका समय पूछा है, कितने समय में तय कर सकती है यदि वह, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना, समय का सूत्र क्या है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है अपने पास, 450 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर। ठीक है, और वो यानी कि चाल कितनी है, चाल कितनी है, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5/18, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। यदि इसको किलोमीटर में चेंज करते तो ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे इसको, 450/20। ठीक है, गुणा में ये जो 18 है ना, ये तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 18/5। ठीक है, यानी कि इसमें समय पूछा है, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर है, और उसकी चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5/18। ठीक है, ये मीटर में और किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 18/5, और वह मीटर में चेंज करते 5/18। ठीक है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो इसको अपन काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटने के बाद समय पूछा तो इसको 90 से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 9। ठीक है, 9 यानी कि 81 सेकंड में क्या है वो दूरी तय कर देगी। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि एक ऑफिस में कुर्सी और मेजों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, 9:7, और कुर्सियों की संख्या से क्या है, 42 अधिक है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार करें, देखो कैसे करेंगे इसको।
एक तरफ तो लिख लेते हैं कुर्सी, ठीक है, दूसरी तरफ लिख लेते हैं मेज, ठीक है। इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, 9:7, ठीक है, 9:7 दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 बराबर अपने पास क्या दे रखे हैं, संख्या कितनी दे रखी है, ये 42 क्या दे रखी है, यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या 42 अधिक है, तो क्या करें हम, इनको कुर्सियों का निकाला, ठीक है। तो कितना इसको रखते 42, 1:1 बराबर 21, ठीक है। 1 का निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो कि पूछा क्या है, कुर्सियों की संख्या पूछी है, कुर्सियों की संख्या पूछी है, तो निकालेंगे कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की संख्या क्या आ जाएगी अपने पास है, यानी कि 21, और कुर्सी का अनुपात क्या है 9, ठीक है। कुर्सियों का अनुपात कितना 9, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 189, तो हमारे पास कुर्सियों की संख्या कितनी आ जाएगी 189। देखो वापिस से देखते हैं, यदि किसी की समझ में नहीं आया तो एक भी मित्र या दोस्त को समझ में नहीं आया है तो उसको वापस से समझाते हैं। देखो एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। तो हम एक तरफ कुर्सी लिख लेते हैं, एक तरफ मेज लिख लेते हैं। अनुपात कितना 9 और 7, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनमें से कुर्सियों का अनुपात घटाएंगे कुर्सी और मेजों में, ठीक है। तो कुर्सियों का क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 2। उसके बाद में क्या है, ये 42, ठीक है, ये 42, ठीक है। 42 से 1 का निकालेंगे तो 21 है, 21 क्या आ जाएगा ये मेज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुर्सियों की संख्या अपने पास ज्ञात करनी है, तो कुर्सियों का क्या है मेज, ये आ जाएगा 21, 21 को कुर्सी के अनुपात से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 189। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है, चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें क्या दे रखा है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दे रखा है 154, चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसको दोस्तों हम किस प्रकार करते हैं, देखो दोस्तों हम इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, इसमें 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दे रखा है 154, ठीक है, 154 दे रखा है। तो क्या करेंगे 154/4, तो क्या आ जाएगा 38.5। तो ये तो क्या आ गई बीच की संख्या, क्या आ गया बीच की संख्या, ठीक है। अब ये तो अपने पास क्या आ गई बीच की संख्या, तो इसके यदि बीच की संख्या तो इसके इस साइड में भी संख्याएं होंगी, इस साइड में भी संख्याएं होंगी। तो ये तो क्या आ गई अपने पास बीच की संख्या, ठीक है। इससे आगे की संख्या क्या आएगी, ये, इसके आगे की संख्या ये, फिर क्या आ जाएगी 40, ठीक है। इसके आगे की संख्या क्या आ जाएगी, ठीक, इसके आगे की संख्या, ठीक, इसके आगे की संख्या ये, ठीक है। इस तरीके से ये संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। बीच की संख्या यदि अपने पास ये आई, ठीक है, और इधर ये और इधर ये, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी अपने पास 40, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या तो ये 40 आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 37, ठीक है। तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या
सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 37 और सबसे बड़ी क्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 40। ठीक है, एक तरीका तो ये है। देखो समझ में नहीं आया तो वापिस मैं बता दे रहा हूँ। चार क्रमागत संख्याओं का योग 154 है। चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, एक तरीके से पहला तरीका, चार क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 154। ठीक है, चार। ठीक है, इसमें से 154 को 4 से भाग करेंगे तो 38.5, तो क्या आ गई, ये तो बीच की संख्या आ गई। ठीक है, बीच की संख्या अपने पास लिख ली, ये 38.5। तो इसके बाद भी संख्या आएंगी, इधर भी, तो क्या करेंगे, यानी 38.5 ये 39.5 ये 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ गई। और इधर भी क्या करेंगे, 38.5 38 आएगी, फिर 37.5 ये फिर 37। तो सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या आ जाएगा 37। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 40। ठीक है, एक तरीका तो ये है सबसे शॉर्ट। और दूसरा तरीका हम बताते हैं। और देखो दूसरा तरीका क्या है कि चार क्रमागत हैं, तो क्या पहली तो x, दूसरी क्या x+1, ठीक है, तीसरी x+2 और चौथी क्या हो गई x+3। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। ठीक है, ये आ गई। इनका योग कितना दे रखा है 154। ठीक है, इन संख्याओं का योग कितना दे रखा है 154। ठीक है, तो बाद में क्या करेंगे, ये देखो इसमें जो x वाली संख्या ना, ये x और ये x है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इनको तो आपस में जोड़ देते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4x। ठीक है, प्लस इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 2 क्या हो गए 5। कितने हो गए 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 3 2 5 और 1 6। ठीक, इनका योग 154। ठीक है, अब 4x बराबर 154 माइनस 6। ठीक है, 154 माइनस 6, तो कितने बच गए, 4x बराबर 148। ठीक है, अब 148 बच गए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 148/4। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 तिये 12। ठीक, और 4 संत 28, तो क्या होगा 37। तो हमने उस तरीके से भी देखो, सबसे छोटी संख्या क्या आई थी हमने अपने पास 37, और सबसे बड़ी संख्या क्या आई थी 40। और इस तरीके से भी क्या आई है, सबसे छोटी संख्या क्या है 37, और उसके बाद में क्या है सबसे बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या अपने पास क्या है x+3। ठीक है, ये सबसे बड़ी है, तो यानी कि 37+3 बराबर क्या जाएगा 40। तो इस तरीके से आप दोस्तों कर सकते हो, या इस तरीके से, दोनों से आंसर सेम आएगा। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना, परंतु आंसर सेम आएगा। ये शॉर्ट तरीका है, ये थोड़ा लंबा पड़ सकता है, परंतु तरीके दोनों ही अच्छे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कोई राशि समान दर पर व समान समय पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी कि इसमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। यदि कोई राशि समान दर व समान समय में पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का क्या है 4/9, ठीक है, हो जाता तो साधारण ब्याज की दर बताओ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या है सबसे छोटा तरीके से करेंगे। देखो इसमें क्या मानते हैं हम कि दर बराबर ब्याज, ठीक है, दर बराबर ब्याज गुणा 100। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं इसको √। ठीक है, अब क्या है अपने पास ब्याज क्या है 4/9। ठीक है,
इसको क्या करेंगे 100 से, ठीक है, 100 से गुणा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि इसको हम आगे करेंगे तो क्या है 400/9, ठीक है। इसको इस तरीके से करें। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको वर्गमूल क्या करेंगे, इसका तो 20, इसका 3, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर क्या आ जाएगी, यानी ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर तो 20/3, तो करेंगे जब 3 × 18 2, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, ये सभी पर्सन एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो वापिस से, ये कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज मूलधन का क्या है 4/9 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है। इसमें एक सबसे शॉर्ट फॉर्मूला यही है, ब्याज मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसका अंडर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ब्याज कितना है, मूलधन का 4/9 हो जाता, तो 4/9 गुणा 100, ठीक है। इसको क्या करेंगे 400, इसको करेंगे 9, फिर क्या करेंगे इसको, इसका हो जाएगा वर्गमूल 20, इसका हो जाएगा 9 का 3, तो साधारण ब्याज की दर क्या करेंगे 20/3 बराबर 6 सही 2/3%। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्ष में 660 रुपए हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि 2 वर्ष में कितने हो जाता 600 रुपए और 3 वर्ष में क्या हो जाता 660 रुपए, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं, देखो तो यानी कि 2 वर्ष में क्या हो जाता है धन 600 रुपए, ठीक है, और 3 वर्ष में क्या हो जाता है 660 रुपए, ठीक है। यानी कि 2 वर्ष में 600 रुपए और 3 वर्ष में 660 रुपए, ठीक है। तो यदि समय का अंतर, यदि समय का अंतर 1 वर्ष हो तो, ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, यानी कि 660 - 600, ठीक है, बटे में 600 गुणा में 100, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो इनको घटाएंगे तब क्या आएगा 60/, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे 2 0 से ये काट देंगे, ठीक है। अब 6 से ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10%, ठीक है। वापिस से देख लो, यानी चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्ष में 660 रुपए हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी। तो 2 वर्ष में क्या हो गया 600 रुपए, 3 वर्ष में 660 रुपए, यदि समय का अंतर 1 वर्ष दे रखा तो क्या हो गया, सूत्र कौन सा, यानी कि सूत्र के हिसाब से करो तो A2 - A1 बटे A1, ठीक है, गुणा में 100, ठीक है, इस तरीके से कर लो। यदि ये सूत्र दिमाग में नहीं रहता है तो क्या करोगे, जो यानी कि 2 वर्ष और 3 वर्ष वाला है तो क्या करोगे, यानी कि समय का अंतर 1 वर्ष हो तो 660 - 600 बटे 600 गुणा में 100, तो 60/600 गुणा में 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 10%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत यानी कि पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतने ही हम अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए, जिससे किसी भाई का भला हो जाए, किसी मित्र, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार का पढ़ने का मन हो जाए। सबसे आसान तरीकों से क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं।
तो आप सभी का धन्यवाद।